हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसका क्या कुछ फंक्शंस होता है हम लोग के सेल के इनसाइड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था और कब खोजा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम कॉलिकर ने इन 1857 में खोजा था, मतलब 1857 ईस्वी में कॉलिकर ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, इंसेक्ट के मसल सेल में क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। तो इसी को हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1857। याद रहेगा। अगर पूछा जाए कि किसमें ये कहाँ पे खोज हुआ था, तो आपको बोलना है इंसेक्ट के मसल सेल में होता है, उसके मसल सेल में क्या किया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम खोजा गया था, देखा गया था। ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया इज बॉन्डेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहता है। इस स्ट्रक्चर में आप इसको समझ सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर वाला लेयर है, जो बाहर वाला कवरिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और जो इनर वाला मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन कहा गया। तो दो मेम्ब्रेन हो गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, या फिर आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो वही बात को हमने लिखा है कि ये डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन है। ठीक है। इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ केमिकल कंपाउंड, मतलब ये जो है सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट को क्या करता है, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। क्या कुछ कंपोनेंट को सिंथेसाइज करेगा, तो भाई प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, अदर डिफरेंट टाइप्स के एनिक कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। तो उसी पॉइंट को हमने लिखा है यहाँ पे कि इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए। मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी सिंथेसिस होता है, आरएनए का भी सिंथेसिस होगा, डीएनए का भी सिंथेसिस होगा, लिपिड वगैरह का सिंथेसिस होगा। तो ये सारे सिंथेसिस कंपोनेंट कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड। तो ये पॉइंट आप माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। और यह एक साइट है क्या चीज़ के लिए, सेलुलर रिस्पायरेशंस के लिए। मतलब इसमें क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशंस होता है। सेलुलर रिस्पायरेशंस करने का मतलब कि एरोबिक रिस्पायरेशंस के लिए जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा रिस्पायरेशन होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन करने का मतलब कि जो भी हम लोग का फूड है वो किसके प्रेजेंट में टूटेगा, ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटेगा तो CO2, H2O और ATP एनर्जी वगैरह क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अब हम लोग का जो फूड है वो ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन कैसा होगा, एरोबिक टाइप का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सेल के इनसाइड हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है हेल्प इन सिंथेसिस। ये क्या क्या चीज़ को सिंथेसाइज करता है, तो हमने बता दिया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए का सिंथेसिस करेगा। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। सेमी मतलब होता है आधा, ऑटो मतलब होता है इटसेल्फ। जो ऑर्गेनेल अपना आधा से ज़्यादा काम खुद कर ले या आधा काम खुद कर ले, उस तरह के सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना आरएनए भी खुद बना लेता है और ये अपना रिप्लिकेशंस के लिए न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए है, दिख रहा होगा अपना, इसका डीएनए इसके इनसाइड है। तो ये क्या करता है, अपने आप को खुद से रिप्लिकेट कर लेता है। मतलब इसको न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन नहीं लेना है रिप्लिकेशन के लिए, खुद से रिप्लिकेट कर लेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो वही बात को हमने यहाँ पे लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बिकॉज ड्यू टू डीएनए इट रिप्लिकेट इटसेल्फ। बता दिए थे हमने कि डीएनए के रहने के कारण क्या कर रहा है कि अपना रिप्लिकेशन खुद से कर ले रहा है। उसके बाद है ड्यू टू राइबोसोम इट्स मेक देयर ऑन प्रोटीन इटसेल्फ। मतलब इसके पास क्या है, राइबोसोम है, और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि राइबोसोम जो है रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो अपना राइबोसोम है, तो जब इसके पास अपना राइबोसोम है तो ये प्रोटीन के लिए तो कहीं अलग जाएगा नहीं, ये खुद से अपना राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बना लेगा। तो प्रोटीन भी खुद बना लिया, रिप्लिकेशन भी खुद कर लिया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का वो है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो है वो कहाँ पे रहता है और ये क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है और इसका सेल में क्या कुछ फंक्शंस है, तो वो हम लोग को समझना है। तो मैट्रिक्स जो है वह एक फ्लूइडी सबस्टांस होता है, वाटरी सबस्टांस रहता है। यह प्रेजेंट रहता है इनर मेम्ब्रेन में।
मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा जो इंटरनल मेम्ब्रेन है यह एक लिक्विड से भरा हुआ है, जिस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स इन इनर चेंबर, मतलब कि इनर चेंबर में क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है थ्रू आउट द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वहाँ तक क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स के इनसाइड क्या रहता है, तो मैट्रिक्स के इनसाइड सेलुलर रिस्पायरेशंस करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो सेलुलर रिस्पायरेशंस में हेल्प करते हैं। डाइवैलेंट आयंस रहते हैं, डाइवैलेंट आयंस में मैग्नीशियम्स रहेगा, मैंगनीज रहेगा, आयरन रहेंगे और भी बहुत सारे जो आयंस है वो प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पे, तो वो रहेंगे मैट्रिक्स पार्ट पे। तो वही हमने बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ एंजाइम फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। जो एंजाइम का रिक्वायरमेंट होगा क्या चीज़ के लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, उस एंजाइम का कंपोनेंट कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा हम लोग का मैट्रिक्स पार्ट पे। दूसरा पॉइंट में लिखा है कंसिस्ट ऑफ अ डाइवैलेंट आयन, या डाइवैलेंट आयंस को भी कंसिस्ट करेगा, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, etc और भी बहुत सारे आयंस रहेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई इस मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन्स का क्या काम है मैट्रिक्स के अंदर, तो बहुत बड़ा काम है। ये क्या करता है, यह मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। जैसे मान लीजिए कि इस पार्टिकुलर रीजन्स पे हाइड्रोजन्स का, मैग्नीशियम्स का आयंस रहेगा और ये मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, हाईली सेलेक्टिव परमिएबल बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सबस्टांस है, यह सबस्टांस क्या कर रहा है, यह एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से तो आ जा रहा है लेकिन इंटरनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ये क्या होते हैं, इस पे चार्ज जो रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन पे। इसके कारण कोई भी हार्मफुल या अनवांटेड सबस्टांस इंटरनल मेम्ब्रेन पे को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ड्यू टू दिस आयंस, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस आयंस अ मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। इसके रहने के कारण कहाँ पे, मेम्ब्रेन पे, इंटरनल मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन क्या होगा, सेलेक्टिव परमिएबल होगा। मतलब सबस्टांस सेलेक्ट होकर कहाँ आएगा, इंटरनल मेम्ब्रेन में। याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का मैट्रिक्स का अगर फंक्शन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि एटीपी सिंथेसिस, सो इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज टू बी अ पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन सिंपल फॉर्म में हम लोग यही जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज कॉल्ड एज टू बी अ पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा समझना है, हम लोग को थोड़ा प्रोसेस जानना है कि एटीपी भाई बनाता है तो कैसे बनाता है और कहाँ पे बनता है ये एटीपी। तो इस एटीपी को बनाने से, समझने से पहले आप इस ऑक्सियोसोम को समझिए, जिसको हमने F1 पार्टिकल लिखा है। F1 पार्टिकल को हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। जो वहाँ पे F1 पार्टिकल दिख रहा है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, या कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। मेम्ब्रेन का पार्ट मान लीजिए, ये भी वाला मेम्ब्रेन होगा, तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका पूरा जो पार्ट होगा मैट्रिक्स में डिपॉजिट होगा। मैट्रिक्स के अंदर सेलुलर कंपोनेंट होंगे। सेलुलर कंपोनेंट में, एंजाइमेटिक कंपोनेंट में क्या होगा, तो एडीपी होगा। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें क्या रहेगा, मैट्रिक्स पार्ट में एंजाइमेटिक कंपोनेंट के फॉर्म में क्या रहेगा, एडीपी। क्लियर है। एडीपी जो है वह कंबाइन करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। किससे, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जब एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है तो भाई इसको जुड़ने में कौन हेल्प करता है, तो हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो है वो कहाँ पे रहता है, यह F1 पार्टिकल्स में रहता है। और यह जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यह क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, एटीपी में। और एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी। अब यह एटीपी कहाँ बना, इस F1 पार्टिकल में। अब यह एटीपी क्या होगा, यहाँ से निकल के दूसरे सेल ऑर्गेनेल तक पहुँच जाएगा और दूसरा सेल ऑर्गेनेल क्या करेगा, इस एटीपी का अपने ज़रूरत के अनुसार से यूज़ करेगा। जब जो सप्लाई करता है तो उसको तो हम लोग भाई पावर हाउस बोलेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आता है तो कहीं पावर हाउस से आता है, तो उसी तरीक़ा से सब सेल ऑर्गेनेल के पास एनर्जी जा रहा है तो किसकी हेल्प से जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से जा रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ETC, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कहाँ पर होता है, F1 पार्टिकल में या ऑक्सियोसोम में। तो ये प्रोसेस आपको याद रहेगा कि ETC का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
जिसमें क्या हुआ एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, बना क्या चीज़ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको कंबाइन करने में कौन हेल्प किया, हाइड्रोजन आयन। ये प्रोसेस क्या कहलाया, ईटीसी। क्लियर है। ईटीसी मतलब कहने का मतलब ये ईटीसी वो वाला नहीं, ये ईटीसी करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। क्लियर है, तो याद रहेगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद है थर्मोजेनेसिस, मतलब कहने का क्या मतलब है, थर्मोजेनेसिस कहने का क्या मतलब, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट प्रोड्यूसिंग। मतलब क्या कर रहा है कि यह प्रोड्यूस करता है बॉडी हीट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी को हीट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। उसके बाद है हेल्प इन सिंथेसाइजिंग ऑफ हीम पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन। जो हम लोग का हेमोग्लोबिन, जो ब्लड जो हम लोग का प्रेजेंट रहता है, जो आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं, उसका हेमोग्लोबिन जो है दो पार्ट से बना हुआ है, एक पार्ट है हीम और दूसरा पार्ट है ग्लोबुलिन। ठीक है, तो हीम पार्ट जो है वो सिंथेसाइज किसके हेल्प से होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से सिंथेसाइज होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तो यहाँ पे लिखा गया है हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ हीम पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन, याद रहेगा। उसके बाद है हेल्प इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजला। जो हम लोग का मसल्स का, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये फिंगर है, तो ऑब्वियस बात है स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये स्केलेटन जो यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रहा है, जो स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू का कंट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एनर्जी लग रहा है, और जहाँ पर भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो वहाँ पर कौन हेल्प करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात यहाँ से और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि हर सेल में या हर इंडिविजुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन होता है या नंबर होता है वो एक जैसा नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है पर्सन के फिजिकल एक्टिविटी पे। जो पर्सन जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा उसके सेल में उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो पर्सन जितना कम वर्क करेगा उसके सेल में उतना ही कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोज पर्सन डू मोर फिजिकल एक्टिविटी कंसिस्ट देयर सेल कंसिस्ट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ mitochondria, and those person do not perform a more physical activity, their cell consist of very least amount of mitochondria, means that the number of mitochondria depend on a physical activity of the individual or person। याद रहेगा। तो हम लोग का ये वाला पॉइंट यहाँ से कंप्लीट हो गया कि मसल्स के कंट्रैक्शंस में मूवमेंट ऑफ सेल, या जो पारामीशियम होते हैं, जो अदर डिफरेंट टाइप्स के एक्वेटिक छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उस पर सीलिया प्रेजेंट रहता है या फ्लैजला रहता है, तो उसमें भी क्या करता है, मूवमेंट करता है जब वाटर में, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, तो उसको भी मूवमेंट करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट जो है, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। जो मैमल्स होते हैं जैसे हम लोग जो होते हैं, उसके आरबीसी में रेड ब्लड सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एब्सेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस कंपोनेंट, ब्लड की किस कंपोनेंट में एब्सेंट रहता है, तो आपको क्या बोलना है, आरबीसी में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक बार स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, एक बार हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहला है राइबोसोम, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प किया। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, इंटरनल में तो बता दिए थे, कवरिंग है जिसकी हेल्प से क्या है, मेनली वहाँ पे शेप और साइज को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद F1 पार्टिकल का हमने बता दिया था। ATC साइकिल मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसको करने में हेल्प करता है, मतलब ATP रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है DNA के हेल्प से क्या किया था, खुद से रिप्लिकेट किया था। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स पार्ट में क्या हुआ था, सेलुलर इंजाइमेटिक कंपोनेंट्स थे, आयंस थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि कोई भी कंपोनेंट्स इजीली सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं आता था, सेलेक्ट होके आता था। मतलब मैट्रिक्स के इस आयंस के हेल्प से क्या होता है, वो हाईली परमिएबल हो जाता है, सेलेक्टिव परमिएबल हो जाता है। ये बात याद रखना है। उसके बाद है क्रिस्टा पार्ट। क्रिस्टा पार्ट के हेल्प से क्या होता है, तो क्रिस्टा पार्ट के हेल्प से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टा पार्ट का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या फंक्शन है, तो क्या फंक्शन है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। याद रहेगा। तो क्रिस्टा पार्ट की हेल्प से क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज किया। ठीक है, आउटर चेम्बर में क्या हुआ, मेनली यहाँ पे आयनिंग कंपोनेंट्स का एक्सचेंज वगैरह होता है। यहाँ से कंपोनेंट इनसाइड जाते हैं, आउटसाइड आते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट्स होंगे।
बात क्लियर है। तो हम लोग डायग्राम देख लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन कवरिंग सेल ऑर्गेनेल है, यह मेनली यूकैरियोटिक सेल में ही रहेंगे, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हो गए। इधर में हम लोगों ने फंक्शंस देख लिया। तो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में यदि पहला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा, तो यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या चीज़ को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। उसके बाद है कि मैट्रिक्स पार्ट में क्या क्या चीज़ रहता है और वो उस कंपोनेंट्स का क्या काम है, वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद है इसकी हेल्प से और भी क्या बहुत सारे चीज़ हम लोग के सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, वो यहाँ से हमने बता दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ से जो आता है कि कौन सा मैमेलियन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है वो एब्सेंट रहता है, तो क्या लिखना है, मैच्योर आरबीसी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल, और यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज का मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।